जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ योर फोर्थ लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल। क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज प्रियम्बल, प्रियम्बल है क्या। देखिए, मेरे पास एक बुक है। जब मैं इस बुक को खोलता हूँ तो जो सबसे पहला जो पेज मेरे सामने आता है ना, वो आता है प्रीफेस का। हर एक बुक जो भी आप खोलते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ पेज होता है वो होता है प्रीफेस का। व्हाट इज प्रीफेस, प्रीफेस है क्या। प्रीफेस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक। एक बुक की शॉर्ट समरी है, एक पूरी बुक का एसेंस है प्रीफेस। प्रीफेस ये बताता है कि इस बुक में लिखा क्या है। प्रीफेस ये बताता है कि राइटर की आइडियोलॉजी कैसी है, जिस समय वो किताब लिख रहा था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसी तरह अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो हमारा प्रीएम्बल है ना, ये प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। प्रीएम्बल हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर लिखा क्या है। प्रीएम्बल जो है ये एक शॉर्ट समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। जो भी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो हर एक बात प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट करती है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन शरीर है, बॉडी है, तो प्रीएम्बल उसकी आत्मा है। प्रीएम्बल इज द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल वो सारी बातें, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स, वो सारी नेचर शो करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिखाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए 1960 के अंदर बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कट मेंशन कर दिया था कि प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। कि प्रीएम्बल सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की समरी नहीं है। प्रीएम्बल जो है एक राइटर्स के माइंड को भी ओपन कर देता है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लगभग 2.5 से 3 साल तक लगातार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम किया। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते वक्त बहुत सारी बातें हमारे मेकर्स के दिमाग में चल रही थी। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लेकर वो निकले थे इस जर्नी के ऊपर कि उनको वो टारगेट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पूरे करने थे। उनके जो एम्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वो सारे के सारे एम्स जो है हमारे इस प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होते हैं। सो व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज अ शॉर्ट समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल अनलॉक्स द माइंड ऑफ द मेकर्स आल्सो। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पेश किया था दिसंबर 1946 के। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। और इस ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या थे, इस रेजोल्यूशन में थे क्या क्या? इस रेजोल्यूशन में थे जस्टिस, लिबर्टी, वर्ल्ड पीस जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे। ये पूरा का पूरा जो रेजोल्यूशन है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को के द्वारा जनवरी 22, 1947 को अडॉप्ट कर दिया गया। इसीलिए जब हम प्रीएम्बल्स को खोलते हैं, प्रीएम्बल्स को देखते हैं, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे नेहरू साहब के जो रेजोल्यूशन में मेंशन थे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के रूप में हमारे प्रीएम्बल में दिखाई देते हैं। अब आइए बिना देरी किए हम प्रीएम्बल के टेक्स्ट को पढ़ते हैं। देखिए, हमारे प्रीएम्बल का टेक्स्ट कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अगर हम प्रीएम्बल के टेक्स्ट को डिवाइड करें तो हम प्रीएम्बल के टेक्स्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर पार्ट फर्स्ट की बात करूं तो पार्ट फर्स्ट है आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया। पार्ट फर्स्ट क्या बताता है? पार्ट फर्स्ट बताता है सोर्स के बारे में। मतलब राइटर ये कहना चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कोई फॉरेन पावर नहीं है, कि किसी फॉरेन पावर का गिफ्ट नहीं है, हमें किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें तोहफे में नहीं दिया है। ये हम लोग हैं जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लिखा है। ये हम लोग हैं जिन्होंने 300 साल के कॉलोनियल एक्सपीरियंस को
ध्यान में रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है और इसको बनाकर हमने हम अपने आप को गिफ्ट किया है। तो द फर्स्ट पार्ट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज द सोर्स? वी द पीपल ऑफ द इंडिया। सेकेंड पार्ट की हम बात करें तो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये शो करते हैं आपके नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। भारत स्टेट होगा कैसा, इंडियन स्टेट होगा कैसा, क्या क्वालिटीज होगी उसमें, ये नेचर में शो करते हैं। हमारा देश जो होगा वो सॉवरन होगा, हमारा देश सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। गौर कीजिएगा कि सारे के सारे पांचों के पांचों वर्ड जो हैं ये आपके कैपिटल लेटर में दिए गए हैं और इन पांचों के पांचों वर्ड्स के बीच में किसी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कॉमा नहीं है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये पांचों वर्ड्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक ही फ्रेज का पार्ट है। इन पांचों वर्ड्स को एक साथ बोला जाएगा, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। वी कैन नॉट सेपरेट सॉवरन फ्रॉम सोशलिस्ट, सोशलिस्ट टू सेक्युलर, सेक्युलर टू डेमोक्रेटिक। हम इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इनमें से एक का भी अलग होने का मतलब, एक का भी टूटने का मतलब है इंडियन स्टेट के नेचर का टूटना। अगर आज मैं सॉवरनिटी को हटा दूं, फर्स्ट जो है सॉवरनिटी, अगर आज मैं इसे हटा देता हूं तो पूरे के पूरा इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो खत्म हो जाएगा। अगर सॉवरनिटी नहीं है तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक का होना भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दे ऑल आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ वन अनदर। ये एक है, एक साथ बोले जाएंगे बिकॉज दीज आर वन, पांचों एक है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंडियन स्टेट, सेकंड नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड इज योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है हमारे देश के लोगों को जस्टिस देना, हमारे देश के लोगों को लिबर्टी देना, हमारे देश के लोगों को इक्वालिटी देना, फ्रेटर्निटी देना। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, टारगेट्स। अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की डेट दे रखी है, दैट इज 26 नवंबर 1949। हाँ, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, मगर इसका जो इनेक्टमेंट है, इसका इनेक्टमेंट आपका 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है, आइए समझते हैं। दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन बहुत फेमस सेशन है, जहां पर प्रेसिडेंट थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार इस लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था और देश में पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिकमेंडेशन के थ्रू उन्होंने रेकमेंड किया था कि हालांकि 26 जनवरी 1930 को हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली, मगर ये जो दिन है ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे क्रांतिकारियों के लिए इमेंस इम्पोर्टेंस का दिन है। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो क्यों ना हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट 26 जनवरी 1950 को करें, जो हमें हिस्ट्री की भी याद दिलाता रहे। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को इनेक्टमेंट ना होकर इसका इनेक्टमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950। So preambles are divided in 4 parts. First one is source, we the people of India.
नेचर ऑफ इंडियन स्टेट दैट इज सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस एंड द डेट ऑफ adoptance, the date of enactment that 26 नवंबर 1949। इनेक्ट आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब हम बारी बारी इन हर एक टेक्स्ट को पढ़ेंगे। हमारा जो नेचर है इंडियन स्टेट्स के सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर, हम इन वर्ड्स के मायने समझेंगे। आइए चलते हैं। पहला जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है दैट इज योर सॉवरन। व्हाट इज सॉवरन? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्णतः आजाद। आज हमें चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कोई लॉ पास करना है, वुमेन से रिलेटेड कोई लॉ पास करना है, टैक्स से रिलेटेड कोई कानून पास करना है, या फिर किसी कानून को हमें हटाना है, तो ये सब करने के लिए वी नीड नॉट टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीबडी। हमें किसी पॉलिटिकल पावर से, किसी इंटरनेशनल पावर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वी कैन डू इट बाई आवरसेल्फ। हम खुद कर सकते हैं बिकॉज वी आर sovereign, we are completely independent। what is sovereign? complete independence। देखिए जो sovereign word है ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। आइए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है आपका डेमोक्रेटिक। what is democratic? डेमोक्रेसी क्या है? देखिए डेमोक्रेटिक वर्ड की अगर हम बात करें तो जो डेमोक्रेटिक वर्ड है ये आपका दो वर्ड से लिया गया है, डेमोस प्लस क्रेटिया, जिसमें डेमोस का मीनिंग है पीपल, क्रेटिया का मीनिंग होता है रूल। इट मींस पीपल्स रूल। वो देश जहां पर पब्लिक का राज हो, दैट इज योर डेमोक्रेसी। जो गवर्नमेंट जो होती है ये पब्लिक की विश पर रन करती है। पब्लिक चाहे जिसे अपॉइंट करेगी, चाहे जिसे हटाएगी। आज मैंने जिसे इलेक्ट किया, अगर वो ढंग से काम करता है तो आई विल जस्ट अगेन गिव माई वोट टू हिम और हर एंड अपॉइंट हिम अगेन। मैं उसे दोबारा गवर्नमेंट में ले आऊँगा। अगर उसने ढंग से काम नहीं किया तो मैं उसको हटाकर न्यू सेट्स ऑफ पीपल्स को ले आऊँगा। डेमोक्रेसी जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों की विश पर डिपेंड करती है। देखिए गवर्नमेंट रन्स एट द विश ऑफ द पीपल। पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्शंस के थ्रू चुनते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आरसी पॉडियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये क्लियर कट मेंशन किया था कि डेमोक्रेसी का मतलब असली ताकत लोगों के हाथ में होना, पब्लिक के हाथ में होना है, एंड पब्लिक इज फुल्ली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। देखिए अगर बात करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। वन इज योर डायरेक्ट एंड अदर वन इज योर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? लोग आगे आते हैं, सभी इकट्ठे होते हैं और फिर रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। सभी लोग आए, इकट्ठे हों और रूल्स बनाएं। मगर 140 करोड़ की जनसंख्या में दिस इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकल नहीं है कि 140 करोड़ लोग आगे आए, रूल्स लॉज बनाएं और देश को चलाएं। नहीं, आज के टाइम पे जो पॉसिबल है दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम भी उसे ही फॉलो करते हैं। वी फॉलो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक्चुअली वी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो हमारे लॉज बनाते हैं, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं, वो गवर्नमेंट को रन करते हैं। सो वी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द विश ऑफ द पीपल। लोगों की विश पर डिपेंड करती है। ठीक है, पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनते हैं देश को रन करने के लिए। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट नेचर देखते हैं इंडियन स्टेट का, दैट इज रिपब्लिक। देखिए जो रिपब्लिक जो वर्ड है हमने ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक स्टेट के अंदर
जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हायरार्कियल नहीं होता है, उन्हें इलेक्टेड किया जाता है। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री? हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमारे रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट है। जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश में वो हर 5 साल के बाद इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं। तो रिपब्लिक स्टेट के अंदर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होते हैं। आज श्रीमती मुर्मू जो है हमारे देश की प्रेसिडेंट है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, कल कोई और था। तो इस तरह से हर 5 साल के बाद हाँ वो री इलेक्ट हो सकते हैं, बट दे आर एक्चुअली इलेक्टेड। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, यूके की बात करूं, तो यूके इज नॉट रिपब्लिक, क्योंकि वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन है और ये हेरिडेटरी पोस्ट है क्वीन की। आज वो हेड ऑफ द स्टेट है, कल उनकी बेटी हेड ऑफ स्टेट होगी, कल फिर उनकी बेटी हेड ऑफ द स्टेट होगी। ये एक हेरिडेटरी पोस्ट, दिस इज नॉट इलेक्टेड पोस्ट। तो इसीलिए यूके एक रिपब्लिक नहीं है, आवर कंट्री इज अ रिपब्लिक बिकॉज हियर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडेटरी पोस्ट। सेकेंड, हियर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास। यहाँ पर किसी प्रिविलेज क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है कि दैट दिस इज द स्पेशल क्लास, नो कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हर वो आदमी जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश का सिटीजन है, उसके लिए हर पब्लिक ऑफिस जो है वो खुला है। अगर आप आज मैं चाहूँ तो आई ऑल्सो कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई ऑल्सो कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, आई कैन। आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो बिकम, बिना किसी पार्शलिटी का, कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं दे आर ओपन टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। सो व्हाट इज रिपब्लिक? I repeat, what is republic? Head of the state is elected, not hereditary post. Absence of any privileged class, and the third one is public offices open for all the people of the country. आइए नेक्स्ट नेचर समझते हैं आपका। नेक्स्ट नेचर की हम बात करें तो नेक्स्ट नेचर है आपका सोशलिस्ट। देखिए सोशलिज्म की मैं बात करूं, अगर सोशलिज्म की अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो दिस इज अ कार्ल मार्क्स थ्योरी। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। कार्ल मार्क्स जो था उन्होंने अपने बचपन में काफ़ी तकलीफ़ें सही हैं, फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम में रहे हैं, परेशानी झेली है ना। पॉवर्टी जो थी उन्होंने काफ़ी करीब से देखी है और उन्होंने अपने दिमाग में एक आइडियोलॉजी सेट कर ली थी कि उनकी तकलीफ़ों का कारण जो है वो है कैपिटलिज्म है। क्या है? कैपिटलिज्म है। उनकी तकलीफ़ों का कारण ये कैपिटलिज्म है, पूंजीवादिता है, जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। इस कैपिटलिज्म के कारण कार्ल मार्क्स मानते थे कि इस कैपिटलिज्म ने रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप पैदा कर दिया है। रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर। इस तरह की कंडीशन पैदा कर दिया है और ये गल्फ जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म को खत्म करना है तो देश में रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, देश में क्रांति लानी पड़ेगी, और क्रांति लानी पड़ेगी फिर चाहे उसके लिए खून ही क्यों ना बहाना पड़े, फिर चाहे वो वायलेशन वाली क्रांति ही क्यों ना हो, देश में क्रांति लानी पड़ेगी और इस कैपिटलिज्म को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। और फिर जो न्यू बॉर्न सोसाइटी का जन्म होगा वो सोशलिज्म होगा, जहां पर सभी बराबर होंगे, कोई इकोनॉमिक इनबैलेंस नहीं होगा, जहां पर रिच और पुअर का कंसेप्ट नहीं होगा, जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होगा। सब कुछ स्टेट के द्वारा मैनेज किया जाएगा, सब कुछ स्टेट मैनेज करेगा, सब कुछ स्टेट ओन करेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। मगर सवाल ये था कि क्या इंडिया में इस कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म का जरूरी है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पर हम रेवोल्यूशन की बात करें और वो भी ब्लडी रेवोल्यूशन, वायलेशन से भरा हुआ रेवोल्यूशन, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल है?
देखिए सोशलिज्म की बात करूं तो ओरिजिनली सोशलिज्म वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिज्म वर्ड जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था नहीं। 1976 के अंदर 42nd के बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। 42वीं बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और उस वक्त 3 वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। एक था आपका सोशलिस्ट जो हम पढ़ रहे हैं, एक था आपका सेक्युलर, और तीसरा था आपका इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को हमारे प्रीएम्बल्स में ऐड ऑन किया गया था इस तारीख को। जो श्रीमती इंदिरा गांधी से पूछा गया क्या ये कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म है, जहां पर कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां पर कैपिटलिज्म को रेवोल्यूशन के दम पर उखाड़ा फेंका जाएगा, आपके मायने क्या है सोशलिज्म के? तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारा सोशलिज्म वो सोशलिज्म नहीं है जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही ना हो। हमारा सोशलिज्म यूनिक है, बिल्कुल इंडिया की तरह। हमारा जो सोशलिज्म है, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो हमारा जो सोशलिज्म है वो भी आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा। कैसा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा। हमारे देश में जो सोशलिज्म होगा वो आपका फाबियन सोशलिज्म होगा। व्हाट इज फाबियन सोशलिज्म? आइए इसको समझते हैं। फाबियन सोशलिज्म जो है यूके का कॉन्सेप्ट है। इस सोशलिज्म के अकॉर्डिंग इनका मानना है कि हाँ, ये बात ट्रू है कि कैपिटलिज्म ने रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप पैदा कर दिया है। सोसाइटी में स्टेटस पैदा कर दिया है, अपर स्टेटस लोअर स्टेटस का एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर दिया है। अगर इस स्टेटस को रिमूव करना है, इस गैप को हटाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि रेवोल्यूशन लाया जाए। नो, रेवोल्यूशन लाना आवश्यक नहीं है। बिना रेवोल्यूशन के भी इस गैप को ख़त्म किया जा सकता है, एक इक्वल सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो कैपिटलिज्म में इंटरवेंशन करेगी, वो हस्तक्षेप करेगी और लोगों के लिए, पुअर पीपल के लिए ऐसी पॉलिसी लेके आएगी जो कैपिटलिज्म सपोर्ट करेगा और वो वेलफेयर में होगी पुअर पीपल के लिए। ओनली गवर्नमेंट इंटरवेंशन से हम ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारा सोशलिज्म भी कुछ इसी तरह का सोशलिज्म है। दिस इज योर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारे यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। हमारे यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होगा, मगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट अंडर चेक होगा। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर चेक? आप मान लीजिए मेरे पास 200 एकड़ ज़मीन है, 500 एकड़ ज़मीन है, आई एम अ लैंडलॉर्ड, और अगर आज गवर्नमेंट को कोई हाईवे बनाना है, कोई रेलवे बनाना है, कोई हॉस्पिटल, कोई पार्क, कुछ और बनाना है, कोई ऐसी पब्लिक बिल्डिंग बनानी है जो आम पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो, लार्जर पब्लिक गुड के लिए हो, अच्छाई के लिए हो लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। गवर्नमेंट कैन एक्वायर माई प्रॉपर्टी फॉर द लार्जर पब्लिक गुड। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट सोशलिज्म। देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट के सोशलिज्म में दिस इज योर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी होगा। इरेडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, स्टेटस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी इस गोल को पाने के लिए। इनइक्वालिटी, इनकम, स्टेटस और लिविंग स्टैंडर्ड जो है इक्वल लाया जाएगा और इनइक्वालिटी को समाज से हटाया जाएगा। दिस इज द इंडियन सोशलिज्म। आइए नेक्स्ट नेचर पर चलते हैं। जो नेक्स्ट आपका नेचर है दैट इज योर सेक्युलर। व्हाट इज सेक्युलर स्टेट? देखिए सेक्युलर का मीनिंग होता है स्टेट अपनी जगह है,
रिलीजन अपनी जगह है। स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आज स्टेट को कोई डिसीजन लेना है पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उसमें रिलीजन किसी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं करेगा। अगर रिलीजन मैटर में, ना स्टेट इंटरप्शन करेगा। स्टेट अपनी जगह, रिलीजन अपनी जगह। दिस इज कॉल्ड योर सेक्युलर। देखिए, सेक्युलरिज्म की अगर बात करें, सेक्युलर स्टेट की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड सेक्युलर स्टेट के अलग अलग कॉन्सेप्ट। अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, तो यूरोप में सेक्युलरिज्म का मीनिंग है नो इंटरफेरेंस। उनका मानना है कि आप इन चार दीवारों के बीच में क्या करते हैं, किस भगवान को मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ये स्टेट का मैटर नहीं है। यू डू दैट, आप कीजिए अपने, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। मगर अगर मैं चाइना जैसी कंट्री की बात करूं, जो एंटी रिलीजन कंट्री है, चाइना जैसी कंट्री की बात करूं, चाइना इज एन एंटी रिलीजन। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी को मानने वाले लोग हैं चाइनीज जो है, ये एंटी रिलीजन है। कार्ल मार्क्स जो था, उसने यही कहा था कि रेवोल्यूशन अगर लाना है तो सबसे पहले धर्म को हटाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म जो है रेवोल्यूशन के आड़े आता है। जब तक धर्म होगा, गरीब कभी भी रिवॉल्ट नहीं करेगा, तो सबसे पहले धर्म छीन लो, वो रिवॉल्ट करेगा। तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी के लोग हैं चाइनीज जो है। चाइना के अंदर आप ओपन में प्रेयर नहीं कर सकते, आप ओपन में प्रेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर एंटी रिलीजन। अगर हम हमारे पड़ोसी कंट्रियों की बात करें, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनका अपना स्टेट रिलीजन है इस्लाम। अगर हम म्यांमार की बात करें, तो म्यांमार में जो बौद्धिज्म है, दिस इज द स्टेट रिलीजन। मगर हमारे देश में अलग अलग भाषी लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अनेकता में एकता हम गीत गाते हैं। तो हमारे देश में देयर इज अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट रिलीजन। स्टेट रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे देश में जो स्टेट है, हर एक रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन देता है। देखिए, अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है, स्टेट गिव्स प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन इक्वली, नो रिलीजन इज द स्टेट रिलीजन। सो दिस इज द सेक्युलरिज्म। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। अगले लेक्चर में हम हमारे प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।